Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So let's start with the topic Hempel report. Hempel committee was set up in November 1995. पर क्यों सेटअप की गई, क्या नीड अराइज हुई कि इसको सेटअप करना पड़ा, जबकि हमारे पास इससे पहले 2 रिपोर्ट्स पहले भी थी, कैडबरी और ग्रीनबरी, जो कि हम पढ़ चुके हैं. सो इट वॉज एस्टैब्लिश टू रिव्यू एंड रिवाइज द अर्लियर रिकमेंडेशन ऑफ कैडबरी एंड ग्रीनबरी कमेटी. ग्रीनबरी और कैडबरी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस, जो प्रोविजंस दिए थे, उनको रिव्यू, उनको रिवाइज करने के लिए ही इसको इस्टाब्लिश किया गया था, क्योंकि कंपनीज में कन्फ्यूजन होने लगी कि इसके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा हमारी कंपनी में लगाना सुटेबल होगा. तो इसी सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हेम्पल रिपोर्ट इस्टाब्लिश की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ रोनाल्ड हेम्पल. और फाइनल रिपोर्ट जो आई थी हेम्पल रिपोर्ट की 1998 में आई, इसीलिए हेम्पल रिपोर्ट के नाम के साइड में 1998 ही मेंशन होता है रादर देन 1995. मूविंग फर्दर, हेम्पल रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट से अलग कैसे है? जो हेम्पल रिपोर्ट है वो ध्यान देती है या एम्फोसाइज करती है गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल पर रादर देन बॉक्स टिकिंग अप्रोच. अब ये बॉक्स टिकिंग अप्रोच क्या है? बॉक्स टिकिंग अप्रोच का मतलब है दीज आर सम ब्यूरोक्रेटिक्स एंड रिजिड रूल्स एंड गाइडलाइंस. मतलब कुछ फिक्स, कुछ रिजिड रूल्स हैं जिनको कंपनीज में फॉलो करना पड़ता है. पर हर कंपनी के प्रॉब्लम, हर कंपनी के इश्यूज सेम तो नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने बोला कि गुड गवर्नेंस को अप्लाई करना ज़्यादा बेटर है रादर देन कुछ फिक्स रूल्स के बजाय. नेक्स्ट आपके पास हेम्पल रिपोर्ट ने ध्यान दिया कि गवर्नेंस को प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में अप्लाई किया, और इन्होंने बोला कि सीजी जो है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. और इसी कारण, यही ऑब्जेक्टिव्स के कारण हमारी जो रिपोर्ट है ये दूसरों रिपोर्ट से अलग हुई. नेक्स्ट, दिस टर्म इज़ वेरी न्यू एडिशन टू ओल्ड ऑब्जेक्टिव. इसमें कुछ हमारे पुराने ऑब्जेक्टिव में मोर एडिशन किया गया क्योंकि पुराने में सिर्फ अथॉरिटीज़ वगैरह के बारे में ही ज़्यादातर बात की जाती थी, रेम्यूनरेशन के बारे में बात की जाती थी, पर इसमें कुछ और हटकर किया गया. और की एरियाज इसमें निकल के आए वो है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट. मूविंग फर्दर, जो हमारे इसमें रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन निकल के आए वो है हमारे पास कि उन्होंने बोला जो कैडबरी और ग्रीनबरी की रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के बाद कंबाइंड कोड बनाया गया, उसी को ही फॉलो करना, उसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना अपनी कंपनी में. डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन ये ऐसा मैटर नहीं है जिसे हम शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो. नेक्स्ट आपके पास बोर्ड ने ध्यान दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे हम इंटरनल कंट्रोल में साउंड सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल में. क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सबको तो वो अच्छे से काम भी करेंगे, इम्पॉर्टेंट फील करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे हम अगर किसी से सजेशंस ले सकते हैं तो भी वो फील करते हैं कि वो कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं कंपनी में, कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो इसीलिए उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम अपनी कंपनी के अंदर एक साउंड सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं. लास्ट आपके पास रेम्यूनरेशन, जो उन्होंने बोला रेम्यूनरेशन कमेटी, वो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ही इन्वॉल्व करके बनाई जाएगी, जैसे कि कैडबरी और ग्रीनबरी में भी बोला गया था. तो ये थी आपके पास आपकी हेम्पल रिपोर्ट 1998. इसकी लीडर थे हमारे रोनाल्ड हेम्पल. Hope you like it. Please like, share and subscribe my channel. Have a nice day. Thank you.